लास्ट लेक्चर हमने पढ़ना शुरू किया था मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट। मेन हमारा टॉपिक था एटॉमिक मॉडल्स। उसमें पहला हमने किया था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देन उसका ड्रॉबैक था कि रुदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के साथ वो कंसिस्टेंट नहीं था। देन वी डिड रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड देन उसके बाद हमने रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स देखे थे। और ड्रॉबैक में क्या था बताओ? एटॉमिक स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो, और सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली एटम के स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन हमने पढ़ा था कि रुदरफोर्ड के मॉडल के बाद नेक्स्ट इन द लाइन इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर और रुदरफोर्ड की मॉडल के बीच में हमने पढ़ा था काफी ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए थे, तो हमने उनको पढ़ना शुरू किया था। तो हमारी हेडिंग थी डिस्कवरीज बिफोर डेवलपमेंट्स बिफोर बोर्स मॉडल। उसमें पहला डेवलपमेंट क्या था बताओ? डुअल नेचर ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था लाइट के पास दोनों वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से पता चलती है, जो कि हमने किस में देखा था बताओ? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इंटरफेरेंस देखा था। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समराइज करें मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है या एक्सेलरेटेड है, तो ये चार्ज पार्टिकल हमने पढ़ा था दो टाइप की वेव्स जनरेट करता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है कौन सी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर, एंड दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इन्हीं दोनों को साथ में क्या कहा जाता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and both of these are perpendicular to the direction of propagation। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था? अनलाइक साउंड एंड मैटर वेव्स, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दे कैन ट्रैवल इन दी वैक्यूम। तभी तो सन से जो रेडिएशन है, एनर्जी है, हम तक पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स ओनली। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बताओ? वैक्यूम में ये ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया था हमने, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। अच्छा, इस संडे केमिस्ट्री का वैट है ना, रेडॉक्स, तो इस बार एडवांस और मेंस का पेपर अलग सेट किया है, तो आप उस हिसाब से जाओ। लास्ट टाइम की लैंग्वेज या लास्ट टाइम के लेवल ऑफ क्वेश्चंस वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है? तो आपका पेपर प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा। चलो, सो नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हमें पढ़ना है इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग दो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लिखो, इसमें लिखो मैक्स प्लैंक in 1901 suggested that Max Planck in 1901 suggested that the electromagnetic radiations are made up of particles. And this theory was further extended and supported by Einstein in 1905। वैसे ईयर्स का कोई ऐसा 6 नहीं है,
बट लिख लेने में क्या है, फर्दर सपोर्टेड बाय आइंस्टाइन इन 1905। समझते हैं पहले ये थियरी कहती क्या है, फिर लिखेंगे। सुनो यहाँ, मान लो ये कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है। अब मेटल पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हो, तो मेटल के अंदर एटम है, एटम कुछ एनर्जी क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होती है। तो प्लैंक ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जब वो ट्रैवल करती हैं तो वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ट्रू ईएम वेव्स। जैसे कि हमने पढ़ा है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर बेसिकली मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ट्रैवल करते समय तो ये क्या है बताओ, वेव्स की तरह है। लेकिन जब ये अब्सॉर्ब होंगी, जब ये अब्सॉर्ब होंगी तो किसी पार्टिकल के फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आएंगी और तब अब्सॉर्ब होंगी। सो व्हेनेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड or being emitted, it will be absorbed or emitted in the form of packet of energy. Electromagnetic radiations are also energy only, right? तो जब ये अब्सॉर्ब होगी तो पर्टिकुलर एनर्जी का पैकेट की फॉर्म में अब्सॉर्ब होगी, एमिट होगी, फिर एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में एमिट होगी, और फिर उसके बाद जब मूव करने लग जाएगी तो फिर किस तरह मूव करेगी बताओ, वेव की तरह। सो इट कंसिडर्ड दैट द ईएम रेडिएशंस or radiant energy is emitted or absorbed in the form of bundle of energy, and this bundle of energy, this packet of energy is known as quantum, is known as singular में quantum और quanta, ठीक है। this bundle of energy is known as quantum। मान लो कि ये जो वेव है ये लाइट की वेव है, तो लाइट के क्वांटम को क्या कहा जाता है, फोटोन। ये इसका पहला पोस्टुलेट था कि इंसिडेंट रेडिएशंस आर एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा, एंड क्वांटा ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, पहला पोस्टुलेट। दूसरा वो क्या कहता है कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम और फोटोन इज डायरेक्टली, ये इसका दूसरा पॉइंट है, energy of each quantum or photon is directly proportional to the frequency of incident radiation. So अगर proportionality हटाना है तो कोई constant लगेगा, yes, h nu। यहाँ पे h क्या है बताओ, Planck's constant वैल्यू होती है इसकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चल रहे हो साथ में। आपको पता है न्यू का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, c/लैम्डा। तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, hc/लैम्डा। यहां तक भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, बट ध्यान रखना है इधर हमें क्या मिला है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन और क्वांटा एक का मिला है। अब इससे तुम कॉमन सेंस के हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ टोटल एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, एग्जैक्टली टोटल एनर्जी के लिए तुम बोलोगे मिस कितने क्वांटा अब्सॉर्ब हुए या कितने क्वांटा बाहर निकले, उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो एक क्वांटा की एनर्जी से। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू NH न्यू और NHc/लैम्डा, जिसे आप वहां यहाँ आप n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स। चल रहे हो साथ में, यहाँ तक कोई दुख नहीं होना चाहिए। सो लिखो प्लैंक्स क्वांटम थियरी में पोस्टुलेट्स लिखो, रेडिएंट एनर्जी, ये तो पहले वाला है ना, पहले लिखो फिर उसके बाद ये सब कॉपी करना। Radiant energy is transmitted or absorbed in the form of or absorbed discontinuously by the atom
radiant energy is transmitted or absorbed discontinuously by the atom in the form of small packets or bundles known as quanta. कहाँ गए थे तुम? हाँ? अच्छा, in the form of small packets or bundles known as quanta. इन कॉमा करके लिखो. In case of light, this packet of energy is known as photon. Next point, energy of each quantum is directly proportional to its frequency, is directly proportional to the frequency of incident radiation. Energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation, not incident radiation. Is directly proportional to the frequency of radiation. इसके बाद आगे एज इट इज कॉपी करो. नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग है. इसी का एक्सटेंशन जो हमने दूसरी लाइन लिखी ना, दिस वाज फर्दर सपोर्टेड, ये प्लैंक ने कह दिया लेकिन उसने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कोई वो नहीं किया. हाँ, तो ये इतना एक्सेप्टेड नहीं थी, लेकिन उसी के 4 साल बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके इसी को प्रूव किया. हाँ, अगला टॉपिक भी हमारा वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मोल के अवस्थी के चारों लेवल कितने स्टूडेंट्स के हो गए? चलो एक सब्जेक्टिव हटा दो. लेवल 1, 2 और 4 कितने स्टूडेंट्स का हो गया मोल का? कितने लोगों का से मेंस लेवल नीरज कुमार हो गया है मोल का? मेंस लेवल नीरज कुमार. ओके, सो आप आफ्टर दिस रिडॉक्स का वैट you will revise मोल का नोट्स thoroughly and make short notes for it. ठीक है, आपकी जो फाइनल एग्जाम की शॉर्ट नोट्स होंगी वो. जिन बच्चों का इन चीजों से कम हुआ है, लेवल 1 to 4 एंड मेंस लेवल नीरज कुमार, इससे कम हुआ है, यू वॉन्ट, आपको पहले ये सब चीजें खत्म करनी है, उसके बाद ही आप शॉर्ट नोट्स पे जा सकते हो.
अच्छा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई सदमा किसी को इन पॉइंट्स में? चलो तो फिर क्वेश्चन लिखो। क्या बोल रहे हो? हाँ, सब एज इट इज पूरा कॉपी करना है। दैट्स अ कांस्टेंट, उन लोगों ने काफी कुछ कैलकुलेशंस करके निकाला है, हमारे लेवल पे हुआ नहीं इतना, मतलब दीज आर, उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं एच क्रॉस नहीं नहीं नहीं, h क्रॉस इज बेसिकली h by 2 pi, दैट्स अ डिफरेंट कांस्टेंट। आगे जब हम क्वांटम करेंगे उसमें h क्रॉस का यूज होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन सब में h क्रॉस। चलो सवाल लिखो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन having wavelength 6626 angstrom. Calculate the energy of photon having wavelength 6626 angstrom. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताना है आपको, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बतानी है। हैविंग वेवलेंथ 6626 एंगस्ट्रॉम, यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताना है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम रहनी है ना। क्या पूछ रहे हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डाउट्स कितने लोगों के रह गए? तुम लोगों को बोला है आज डाउट सेशन का? कितने लोगों को हैंड रेस करो? 4 5, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने बोला था तो क्या ऐसा लगा वही मैं बोलूं अलग से सडनली डाउट सेशन? तुम लोगों ने बोला। इसको वहाँ साइड में रखो। बोलो स्वरा। 0.8 into no 1.87 EV। वेरी गुड। 1.87 EV कितने लोगों का आ गया? वेरी गुड। जिनका कुछ पावर में यहाँ वहाँ है, मैथ्स एरर चेक करो या यूनिट कन्वर्जन्स। पूरे चैप्टर में अगर आप कहीं रिडॉक्स में गड़बड़ होगी, एन फैक्टर सबसे ज्यादा चांसेस। इस चैप्टर में अगर गड़बड़ होगी तो यूनिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप यूनिट्स को ध्यान रख के चलो। कुशल आया?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है ना, लेकिन ये तो तुमने जूल में निकाला है। और जूल और ईवी का कन्वर्जन लेक्चर 1 में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब पढ़ाया था उसमें बताया था ना, 1 EV is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. चलो रख दो पेन, ये तो बस ऐसे ही सवाल था तुम्हें कैलकुलेशंस से यूज टू करने के लिए। पेन रखो और ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए सबका। आपको लैम्डा दे रखा है कितना, 6626 एंगस्ट्रॉम, और आपको पूछा है एनर्जी इन ईवी, तो रिलेशन तो एक ही, hc बाय लैम्डा। आप यूनिट्स के साथ जाया करो हमेशा। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, c की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 रेज टू 8, एंड लैम्डा आपने रखा है 6626। अब नोटिस करना एक चीज, यूनिट्स हमेशा यूनिट्स को भी साथ में सॉल्व किया करो। h का यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, स्पीड का c का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, हाँ या नहीं? ये पर सेकेंड से ये पर सेकेंड कैंसिल हुआ, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, नीचे ये एंगस्ट्रॉम से अगर मीटर में कन्वर्ट हो जाए तो ये मीटर से ये मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, और मेरा एनर्जी का यूनिट क्या आएगा बताओ, जूल। और हमें पता है एनर्जी 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 by 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 EV। तो मतलब मुझे जूल को EV में कन्वर्ट करने के लिए जूल की जगह पे क्या कर देना है, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से क्या कर देना है बताओ, डिवाइड कर देना है। अब जब तुम इस पूरी खिचड़ी को सॉल्व करते हो, ध्यान देना इस पूरी चीज को, क्योंकि तुम नोटिस करो ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है। हमेशा तुम एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाने के लिए 10 रेज टू माइनस 10 करने वाले हो, हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट सेम रहने वाला है, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहने वाली है, ये कन्वर्जन सेम रहने वाला है। तो तुम इसकी जब वैल्यू निकालते हो तो फॉर्मूला बनता है 12400 अपॉन लैम्डा। इस बार तुम्हें लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में रख देनी है, समझ पा रहे हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वहां पे किस में कन्वर्ट किया है, समझ में आ रही बात। तो इससे तुम्हें डायरेक्टली एनर्जी किस में मिलती है बताओ, ईवी में। कुछ समझता है क्या कह रही हूँ? इसको सॉल्व करो, हमारा वैल्यू क्या था 12400, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि एवरी अदर क्वेश्चन यू कैन नॉट जस्ट गो एंड पुट प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये सारी खिचड़ी हर क्वेश्चन में सॉल्व करते तो नहीं बैठ सकते हो ना। और इससे हमें वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का फॉर्मूला है ये। सब्स्टिट्यूट करो 6626, तो आंसर तुम्हारा रफली 1.9 1.87 EV आएगा। हाँ भाई 2 यूनिट की, कोई दुख नहीं होना चाहिए यहाँ तक किसी को। चलो अगला सवाल लिखो, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। कितने लोगों का आंसर 3100 एंगस्ट्रॉम एंड 50% कन्वर्जन आ गया है? क्या आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, सुन, हाँ तो वैसे ही आएगा ना। सुनो यहाँ सुनो, जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है इधर
आपको पता है 1550 वेवलेंथ का जो फोटोन आपने स्ट्राइक किया, वेरी गुड, सुनो सुनो, यहाँ सुनो, 1550 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक करने पे आपको पता चल जाएगा आपने टोटल कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है इस एलिमेंट को, कितनी बताओ, 12400 अपॉन 1550 विच इज 8 EV। लेकिन आपको पता है 384 किलोजूल पर मोल मतलब कितना EV बताओ, 4 EV। इस कन्वर्जन के लिए सिर्फ 4 EV की एनर्जी लगती है, आपने प्रोवाइड की है कितनी बताओ, 8 EV। तो बची हुई रिमेनिंग 4 EV की एनर्जी क्या होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी परसेंट कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, कितनी काइनेटिक एनर्जी है अपॉन टोटल एनर्जी कितनी प्रोवाइड की, 4 EV काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी 8 EV। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं मैं, पेन रख दो सब नीचे, इतना टाइम सफिशिएंट है। अगला सवाल ट्राई करना आप। एनर्जी 384 किलोजूल पर मोल दी गई है इस रिएक्शन की, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। फिर दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है कि जो फोटोन आप स्ट्राइक कर रहे हो उस फोटोन का वेवलेंथ कितना है बताओ, वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको दे रखा है 1550 एंगस्ट्रॉम। इससे आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगी 12400 अपॉन 1550 विच इज 8 EV। ये 8 EV लग रही है, आप ये 8 EV की एनर्जी आपने यहाँ प्रोवाइड की। अगर एक यूनिट EV में है तो दूसरा भी EV में कन्वर्ट कर लो। एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन 384 किलोजूल पर मोल को EV में कैसे करोगे, 1 EV इज इक्वल्स टू 96 किलोजूल पर मोल, राइट। ये कन्वर्जन हमने पढ़ रखा है। तो 384 डिवाइड बाय 96, इससे एनर्जी आपको EV में मिलनी है विच इज कितनी, 4 EV। चल रहे हो साथ में। सो 4 EV की एनर्जी यूज हो गई इस रिएक्शन को कराने के लिए। आपके पास टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन, और बची हुई किस में होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। सो इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई टोटल एनर्जी माइनस आयोनाइज करने के लिए एनर्जी 8 माइनस 4 EV काइनेटिक एनर्जी। बस फिर तो परसेंट कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, 4 अपॉन 8 जितनी काइनेटिक एनर्जी है जितनी टोटल एनर्जी है इनटू 150%। समझ में आ गई बात। कितने लोगों ने किया था ये, सवाल लिखो। How many photons are emitted? How many photons are emitted per second? अच्छा फर्स्ट नहीं किया, फर्स्ट काफी आसान था ना। सुनो यहाँ, फर्स्ट वाला जिन बच्चों से नहीं हुआ है सवाल लिखो, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एनर्जी निकालना है पर मोल। मुझे पता है सबसे आसान तरीका जहां पे मैं प्लैंक्स कांस्टेंट और बाकी खिचड़ी को अवॉइड कर सकती हूँ, इस एनर्जी को मैं 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इससे करूं। इससे आ जाएगा 12400 अपॉन 3100, कितने में पहुंचे आप, 4 EV। लेकिन आपको चाहिए पर मोल एनर्जी। आपको पता है 1 EV इज इक्वल्स टू 96 किलो जूल पर मोल। तो फिर 4 EV क्या हो जाएगा, 4 इंटू 96 किलो जूल पर मोल किया होगा सॉल्व, बताओ कितना आ गया इससे, 384 किलो जूल पर मोल।
तो पर मोल एनर्जी मिली या नहीं आपको? हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 5 milliwatt laser? How many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser operating at 620 nanometer? By a 5 milliwatt laser operating at 620 nanometer. हो गया क्वेश्चन? चलो पेन रख दो। कितने लोगों का आंसर 1.6 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स आ रहा है? वेरी गुड। पेन रखो और ध्यान दो। किसी आप इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है? सुनो, यहाँ इनफाइनाइट टाइम नहीं होता है सवाल करने के लिए। रख दिया करो पेन जब बोलती हूँ। लड़कियों ध्यान दो, यहाँ पे आपको लेजर की एनर्जी दे रखी है 5 milliwatt, which is 5 into 10⁻³ watt, which is 5 into 10⁻³ जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सवाल में भी पर सेकेंड पूछा है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी विच यू हैव 5 into 10⁻³ जूल। एंड आपको पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू n into 12400 by lambda। याद है या नहीं? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू n टोटल एनर्जी। लेकिन ये ईवी में होती है तो तुम्हें इसे भी ईवी में रखना होगा। कन्वर्ट कर सकते हो तुम आसानी से, हाँ या नहीं? ध्यान दो, ये है तुम्हारे पास 5 into 10⁻³ डिवाइड कर दोगे 1.6 into 10⁻19 से, तो अब ये भी ईवी में है। n into 12400 लैम्डा कितना दिया था? एंगस्ट्रॉम में था कि नैनोमीटर में था? तो यहाँ नैनोमीटर वाली वैल्यू रखेंगे बाय 620। कितने पे कैंसिल हुआ बताओ? 2 पे। अब बस आपने इस तरफ भेज देना है 5 into 10⁻³ अपॉन 3.2 into 10⁻19 इक्वल टू n। सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आता है बताओ? देखो, कुछ सॉल्विंग देख के आपको समझ में आता है आपका आंसर गलत है। 10⁻⁻ की पावर में जब आपकी वैल्यू आ रही है तो मतलब आप फ्रैक्शन में हो ना। आधा फोटोन 1.2 मतलब फ्रैक्शन में फोटोन कैसे एमिट होगा? 1 होगा या 2 फोटोन होगा ना। कॉपी कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि लेजर अगर किसी एनर्जी पे ऑपरेट कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि लेजर की ये जो एनर्जी है ऑपरेटिंग एनर्जी, तो उतनी टोटल एनर्जी वो प्रोड्यूस कर पाएगा ना 1 सेकेंड में। नहीं ना, 620 वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो, किधर गया? हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 5 milliwatt लेजर। वॉट सुनते साथ तुम्हें पता चल गया कि उस लेजर की पावर पर सेकेंड इतनी पावर है, इतनी जूल उसकी पर सेकेंड पावर है। मतलब पर सेकेंड वो टोटल इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये साइड हो गया कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर, मतलब कि जो भी उसके लाइट निकलने वाली है उसका रेंज, मतलब उससे ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है वो 620। इट इज लाइक मैंने तुमको 500 रुपए दे रखे, टोटल तुम्हारे पास 500 रुपए है, लेकिन मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट कर रखा है कि तुम जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 10-10 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
तो वो 10 रुपए जो है वो तुम किस उस पे ऑपरेट कर रहे हो, वेवलेंथ पे, वो हो गया। और टोटल एनर्जी तुम्हारी क्या हो गई, वो 500 रुपए जो मैंने तुम्हें दे रखे, तो वो फिक्स्ड होता है। हर लेजर की एक ऑपरेटिंग ये होती है कि ये टाइप की लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये टाइप का फोटोन। और जनरली क्या कह रहे हो, मैंने इसको उल्टा डिवाइड किया, तो इसको टोटल समझे और इसको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो उल्टा पावर दे दिया ना, तो पावर से तो समझ जाना है ना कि टोटल उसकी एनर्जी 1 सेकंड में इतनी होगी, मतलब जितने भी फोटॉन्स मिलके, क्योंकि 1 सेकंड में बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे होंगे ना। और अगर मैं पावर की बात कर रही हूँ तो मैं उन सब फोटॉन्स की पावर की बात करूंगी ना, एनर्जी की मिला के। अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ सुनो, बहुत आसान है तो डायरेक्ट कर लोगे ऐसा मुझे होप्स है। सुनो सुनो, सुन के हो जाएगा। अरे नहीं याद होता है। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1386 किलोहर्ट्ज। इस पूरी खिचड़ी से तुम्हें क्या समझा कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1386 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेव नंबर। समझ में आ गई बात। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, लैम्डा निकल जाएगा। 1 बाय लैम्डा ही क्या होता है बताओ, वेव नंबर। तो ऐसे सवाल को देख के डरना नहीं है। लिखो, वन क्वांटम सवाल है, क्वेश्चन है। वन क्वांटम इज अब्सॉर्ब्ड per molecule of bromine converting it into Br atoms, converting it into Br atoms. If light absorbed has a wavelength 5000 angstrom, if light absorbed has a wavelength 5000 angstrom, then determine the percent conversion in kinetic energy. Then determine percent conversion into kinetic energy when a photon of 300 kilojoule per mole energy, when a photon of 300 kilojoule per mole energy is provided. हो गया क्वेश्चन।
चलो यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर 20% कन्वर्जन कितने लोगों का आ गया? सी सबका आ जाना चाहिए था, क्योंकि इट इज सिमिलर टू दैट क्वेश्चन एक्स, एलिमेंट एक्स जिसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ब्रोमीन को, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट कर रहे हो Br एटम्स में, और इस गिव मी द डेटा, 1 क्वांटम एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है इसके लिए, और लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या है, लाइट जिसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसका 1 क्वांटम अब्सॉर्ब हो रहा है, इसका 1 क्वांटम अब्सॉर्ब हो रहा है फॉर दिस कन्वर्जन। तो आप एनर्जी निकाल सकते हो रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन, 12400 बाय 5000, कितना एनर्जी आ गई बताओ ईवी में इस कन्वर्जन के लिए? कितना? 2.48 ईवी। ये ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, इस कन्वर्जन के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर सवाल क्या बोल रहा है कि लेकिन हम जो फोटोन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो फोटोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है? 300 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसको ईवी में तुमने निकाल लिया होगा, कितना आया बताओ? 3.12 ईवी। ठीक है, सो ये तुमने टोटल एनर्जी प्रोवाइड करी, उसमें से इतनी एनर्जी किस लिए यूज हो जाती है बताओ? इस रिएक्शन के लिए। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी आएगा वही तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, विच इज कितना आ रहा है? 2.48। कितना आ गया डिफरेंस? यही एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। फिर तो परसेंट कन्वर्जन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ? 0.64। टोटल एनर्जी कितनी है बताओ? इंटू 100, कितना परसेंट आ गया रफली? 20 ये रिएक्शन बताना चाह रहा था वो, बस इतना ही था। हाँ, कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए इस वेवलेंथ का 1 क्वांटम लगता है, बस यही क्वेश्चन, यही लाइन मीन कर रही थी। चलो बी क्विक जो लोग लिख रहे हैं। तब भी चलेगा, बस यूनिट सेम होने से मतलब है। ईवी में करो या किलो जूल में करो, किलो जूल में करते हो तो फिर वो ठीक है, तब भी सही है। हेडिंग है हमारी कितना टोटल परसेंट कन्वर्जन इन काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली टोटल एनर्जी का कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, है ना? ये कहां से आ गया? हेडिंग है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्रॉ करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारी हेडिंग है, बाय आइंस्टाइन।
कौन सपोर्ट कर रहा है किसको? तुम माइक्रो क्यों बना रहे हो? तुम गए थे कल प्रोटेस्ट में? नहीं गए थे? अच्छा, आज पर्सनल प्रोटेस्ट है। मैं जाऊंगा तो? I could not hear what he said. बहुत अच्छे से समझते हो तुम खुद को। क्यों नहीं गए फिर? डर गए गोली से? चलो ध्यान दो यहाँ पे। जाने दो, नहीं आएगा, बस इतना काफी है टाइम। किसको सपोर्ट करें? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। मतलब इसमें कोई डाउट है क्या? इजी टी में ना क्वेश्चन। क्या हो रहा है मतलब? क्यों? आर यू दिस लेस? नहीं पता। यहाँ पे उसने हमारे पास इलेक्ट्रोड्स और बेसिकली मेटल प्लेट्स। कोई मेटल प्लेट है, उस पे आपने फोटॉन्स स्ट्राइक किए हैं ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जब आप फोटॉन स्ट्राइक करते हो ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व क्या होता है कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और यही एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of metal when a photon of particular frequency is bombarded is photoelectric effect। तो फिर ये प्रूफ कैसे कर रहा है कि लाइट में पार्टिकल नेचर है? कोई बता सकता है कैसे प्रूफ कर रहा है ये? सुनो यहाँ पे, अगर लाइट में वेव नेचर ही है सिर्फ, तो उसके बॉम्बार्ड होने पे आपको दो टर्म्स पता होना चाहिए। इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट बताता है,
कितनी ब्राइट है, वेवलेंथ सेम रहेगा, कितनी ब्राइट है वो, विच इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स हैं, n को रिप्रेजेंट करता है। एंड देयर इज दिस वर्ड फ्रीक्वेंसी, कलर को इंडिकेट करता है, और ये एनर्जी को, बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप नोटिस करोगे कि मान लो आपने 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ चूज किया है, मतलब अब आपने क्या फिक्स कर दिया बताओ, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। एनर्जी फिक्स करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया। उस पर्टिकुलर एनर्जी का आप वेवलेंथ स्ट्राइक कर रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड कर रहा है। मैंने उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, मतलब अब मैंने वेव की क्या बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी है। अगर वेव नेचर ही सिर्फ होता तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो रहे होते वो बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने एनर्जी इंक्रीज की, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड सेम है। फिर से जो मैंने फोटोन स्ट्राइक किया है, मैंने उस फोटोन की क्या इंक्रीज की, एनर्जी इंक्रीज कर दी। जब मैंने एनर्जी इंक्रीज कर दी, तब भी जो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे मेटल के सरफेस पे, वो सेम है। लेकिन ऑन कॉन्ट्रास्ट मैंने जब दूसरे टाइम क्या किया, मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज की। इंटेंसिटी इंक्रीज की मतलब मैं अब सेम एनर्जी के ज्यादा फोटॉन स्ट्राइक कर रही हूँ, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग रहे हैं। इससे क्या हुआ, बेसिकली पार्टिकल नेचर ही तो इंडिकेट हुआ। इस क्लासरूम में तुम खुद को समझो, तुम पार्टिकल्स बैठे हुए हो, बाहर से मैंने कोई फिक्स जगह है कि इतनी जगह पे इतने ही लोग बैठ सकते हैं, मान लो इतनी जगह पे 20 लोग बैठे हैं, मैंने बाहर से 10 लोगों को भेजा, तो वो यहाँ से 10 को हटा के उनकी जगह पे बैठेंगे ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि उनमें पार्टिकल नेचर है, वो एक पार्टिकल की जगह ले रहे हैं। तो इसी तरह से फोटॉन्स, कुछ रफ एग्जांपल है ये आपके समझने के लिए। तो अगर वेव नेचर ही सिर्फ होता तो कंटिन्यूअस मुझे दिखता किसका, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखता, जब मैं एनर्जी बढ़ा रही थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही थी। लेकिन एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं बदले। जब मैं एनर्जी बढ़ाती हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हूँ, तब तो नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही है, 5 के 5 ही है। तो 5 के 5 फोटॉन से 5 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाती हूँ तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देती हूँ, और नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर निकालेंगे। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को धक्का देके निकाल सकता है, तो उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। और ये धक्का देके बाहर निकालना, ये क्या है, पार्टिकल नेचर ही तो है। अगर वेव नेचर होता तो कंटिन्यूअस निकालता ना वो इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली। सो यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मेटल के सरफेस पे जब आप पर्टिकुलर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का फोटोन स्ट्राइक करते हो तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। जो नंबर ऑफ, सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, या जितने फोटॉन्स आप स्ट्राइक कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जितने फोटॉन्स डालोगे मेटल के सरफेस में, उतने ही करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है कि लाइट पैकेट के फॉर्म में आ रही है और इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकाल रही है, ना कि वेव के फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही वेव से निकले। समझ पाते हो क्या कहना चाह रही हूँ? ड्रॉ कर लिया तुमने? लिखेंगे, emission of electrons from the surface of metal, emission of electrons from the surface of the metal when photons of particular frequency
emission of electrons from the surface of metal when photons of particular frequency slash energy slash wavelength slash energy slash wavelength are striked on the metal surface are striked on the metal surface. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जनरल टर्म्स, जो हमें पता होना चाहिए इसके क्वेश्चंस को करने के लिए. जनरल टर्म्स. पहला टर्म है वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जिसका सिंबल होता है फाई. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सिंबल फाई. इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy required, it is the minimum energy required to eject the electron from the surface of metal. Minimum energy required to eject the electrons from the surface of the metal. It is also known as very good, threshold energy. It is also known as threshold energy, जिसका हम सिंबल यूज करेंगे E0. It is also known as threshold energy. अच्छा बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एग्जैक्टली, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना. तो क्या वही वर्क फंक्शन है? अभी तो वही लिखा ना तुमने. तो क्या वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही मैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल कह सकती हूँ? तो स्लैश करके लिख देना आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, आयोनाइजेशन वही माना जाएगा. नहीं समझी मैं. तुम लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन ऑलमोस्ट तुम यही मानोगे कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इतने इसमें नहीं है. बेसिकली मेटालिक बॉन्ड क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. देयर इज नो पर्टिकुलर बॉन्डिंग एज सच. मेटल, जिसमें मेटल कैटायन है एम्बेडेड इन द सी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे फिर से बोलो. नहीं, सेपरेशन एनर्जी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. सेपरेशन एनर्जी अभी हम आगे पढ़ेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट. सेपरेशन एनर्जी का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जाना. हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकलेंगे बाहर. वो बाहर नहीं निकलेंगे. कभी भी जब आप फोटॉन स्ट्राइक करते हो तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ये होता है. ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालने के लिए बहुत एक्सट्रीम एनर्जी देनी पड़ती है. चलो अच्छा सुनो, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एक फिक्स्ड नंबर होगा, राइट? हाँ या नहीं?
हर मेटल का अलग अलग वैल्यू होगी, लेकिन वो फिक्स होगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे सोडियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, वही आपको भी करनी होगी, राइट? सो इट इज अ फिक्स्ड नंबर, ये चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम समझ गए होगे डेफिनेशन, सिंबल न्यू नॉट। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency required to eject the electron, minimum frequency required to eject the electron from the surface of metal, minimum frequency required to eject the electron from the surface of metal. नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। बताओ क्या हो जाएगा डेफिनेशन? मैक्सिमम वेवलेंथ, it is the maximum wavelength required to eject the electron from the metal surface. Next, kinetic energy. Next, kinetic energy of the photoelectrons. सुनो मेरी बात, मान लो ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन 4 eV है, तो इससे तुम क्या समझे कि इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 4 eV एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने अगर फोटोन 4 eV का प्रोवाइड किया तो बस इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ रुक जाएगा, इतना ही होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन बस बाहर आ गया। लेकिन अगर 4 eV के बजाय वर्क फंक्शन मैंने क्या बोला, 4 eV है, जब मैंने सिर्फ 4 eV दिया तो यहाँ आके बाहर निकल के रुक गया। लेकिन अगर मान लो मैंने 8 eV प्रोवाइड किया तो जो एक्स्ट्रा 4 eV गया है वो किससे यूज होगा बताओ? इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, हाँ या नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला तुमने? काइनेटिक एनर्जी तुमने निकाला कि मिस आपने जो टोटल एनर्जी दी है, टोटल एनर्जी इज व्हाट? द एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। कोई सदमा नहीं होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन तो मेटल का क्या है, फिक्स्ड होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करने वाली है बताओ? मैं कितनी एनर्जी का फोटोन प्रोवाइड करूंगी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। यहाँ सुनो, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या एच न्यू लिख सकती हूँ? एच न्यू। और इसको लिख सकती हूँ बताओ, एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या आया? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? एच सी कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। कोई सदमा नहीं होना चाहिए यहां तक, लिखो इसे।
एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं ना. ये नहीं समझा, पूरा ही नहीं समझा. सुनो यार, फोटोन आपको मैंने बोला एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 4 eV है. इससे तुम ये समझे कि मिस इस मेटल के सरफेस से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको 4 eV की एनर्जी देनी पड़ेगी. इधर तक ठीक है. लेकिन मान लो मैं 4 eV से ज्यादा का फोटोन स्ट्राइक करती हूँ. अगर 4 eV का सिर्फ फोटोन स्ट्राइक करती तो बस ये बाहर निकल के यहाँ रुक जाता. लेकिन मान लो मैं बोल रही हूँ मैंने 8 eV का फोटोन स्ट्राइक किया, तो उस 8 eV के फोटोन ने इसको 8 eV एनर्जी दी. इसमें से 4 eV इसने यूज कर लिया टू एस्केप बाहर निकलने के लिए, या बेसिकली टू आयोनाइज. और बची भी 4 eV जो इस इलेक्ट्रॉन के पास रह गई है, वो 4 eV क्या करेगा, यूज करेगा भागने के लिए ना, फ्रॉम एमिटर प्लेट टू द कलेक्टर प्लेट. हाँ या नहीं? तो ये बची हुई 4 eV जो वो एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाने के लिए यूज कर रहा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी ना. तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मिली कैसे तुम्हें? टोटल एनर्जी जो आपने एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोवाइड की थी उसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस कर दिया. तो वही तो किया तुमने. काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो तुमने प्रोवाइड की विच इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, उसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस किया. बस फिर एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला एच न्यू, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे लिख सकती हूँ, एच न्यू नॉट लिख सकती हूँ ना. समझ में आ गई बात? तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. जाओ, इससे ज्यादा तुम और कैसे प्रोवाइड करोगे उस सिस्टम में, और काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का सोर्स उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा. तो यही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना उसकी. तो लेकिन मैक्स बैटरी प्रोवाइड करेगी ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, तो अगर बाहर भी निकला तो फिर भी वहाँ वो नील हो जाएगा. इतनी एनर्जी के कंपैरिजन में वो कुछ नहीं. अच्छा, तो बैटरी की एनर्जी बहुत छोटी है. हाँ, नील रहेगा ना वो. फोटो करंट ही एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइड. ओके ओके ओके, तुम ये कह रहे हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम प्रोवाइड करो, यहाँ पे फोटो कंसेप्ट ये है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन से फोटो सेल की वर्किंग हो रही है. अच्छा ओके, तो अदरवाइज सेल ही नहीं काम करेगा. अच्छा सुनो, यहाँ मैक्स कैसे हो रही है. जो लोग ये सोच रहे हैं कि मिस मैक्स काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो तो पहले से सेल में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन में होगी. सेल की वर्किंग कैसे हो रही है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तभी करंट फ्लो हो रहा है, वो फोटो सेल चालू हो रहा है. समझ में आ रही है बात? चलो, अगला हमारा टर्म्स चल रहा था जनरल टर्म्स, उसमें नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या नंबर आएगा ये? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. क्या होता है इंटेंसिटी, बताओ. व्हाट इज इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, जो इस मेटल के पर यूनिट एरिया पे एक सेकेंड में या पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं, वही उस लाइट की इंटेंसिटी है. तो इंटेंसिटी को लिख सकते हो, it is the number of photons striked per unit area per unit time. Intensity is the number of photons striked per unit area
पर यूनिट टाइम, टाइम। नेक्स्ट इज फोटो करंट। इंटेंसिटी का सिंबल कैपिटल आई होता है, फोटो करंट का सिंबल स्मॉल आई। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज फोटो करंट, सिंबल स्मॉल आई। करंट कैसे निकालोगे बताओ? चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? इट इज द चार्ज passing in the photocell per unit time. It is the charge passing in the photocell per unit time. जिसे हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली Q by T। Q कैसे निकालेंगे? चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। E is the charge on electron, N is the number of photons या number of electrons। चल रहे हो साथ में यहाँ तक? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा ना, फोटॉन्स जितना स्ट्राइक किया करस्पॉन्डिंग। हाँ बोलो। Q by T, चार्ज कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इज बेसिकली टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो N into E by T, where N represents number of photons or number of electrons, which is same। सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। If I am increasing the intensity of incident radiation, then what is the impact on photocurrent and kinetic energy of the electrons? ये आपको बताना है। Very good. When I am increasing the intensity of incident radiation, is I am increasing the number of photons, which is number of electrons। इसका मतलब पक्की बात फोटो करंट तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, फोटॉन्स इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी और इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। सेकेंड चीज, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में रहता है, आपको दिखेगा अवस्थी में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। सेकेंड, इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी मैं बेसिकली एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ा रही हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो मैं बोल रही हूँ अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रही हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा रही हूँ, और काइनेटिक एनर्जी एक्सक्लूसिवली डिपेंड करती है किस पे? एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि फाई तो क्या होता है? कांस्टेंट। तो तुम श्योर हो कि मिस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। फोटो करंट पे क्या इंपैक्ट होगा? फोटो करंट अनचेंज्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं बढ़ गए। इट इज बेसिकली एक ही फोटोन आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है बस। बट एक ही है तो एक ही को धक्का मार के निकालेगा, चाहे कितनी भी ताकत से धक्का दे। वो ज्यादा ताकत से धक्का देगा, ज्यादा दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, बस इतना फर्क है। समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हो?
अगर उसमें यार T बढ़ेगा ना यस, टाइम में बढ़ेगा नहीं पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तब भी लिख दो इसे, जो समझे इसको अपने वर्ड्स में लिखो, बोलो। ये जो अभी हमने दो स्टेटमेंट्स, अच्छा मैं बोल रही हूँ तुम लोग लिखो, थोड़ा कम भरोसा है तुम लोगों पे। ऑन इंक्रीजिंग the intensity of incident radiation, number of photons increases, that is photoelectrons increases, hence photocurrent increases. But the energy of photon remains constant. Hence the kinetic energy of the photoelectrons remains unchanged. Kinetic energy of the photoelectrons remain unchanged. Next point, on increasing the frequency of incident radiation, energy of the photon increases, hence kinetic energy of the photoelectron increases. Hence kinetic energy of the photoelectron increases, but the number of photons or photoelectrons remains constant. Hence photocurrent remains constant. Next term, हाथ दुखने लगे क्या? क्या कुछ सुना क्या मैंने? क्या बोल रहे हो? हाँ, टर्म्स ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, V naught,
नेक्स्ट टर्म इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सुनो यहाँ पे काफी आसान है, यहाँ ध्यान दो। सेम वही एग्जांपल लेते हैं। मेटल का वर्क फंक्शन 4 eV है। आपने 8 eV का फोटोन स्ट्राइक किया, तो आप कहते हो कि मिस जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो 4 eV की काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा होगा टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। अब मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देना है, एग्जैक्टली वोल्टेज जगा के, कि वो अपनी जगह पे ही रुक जाए। तो तुम बोल रहे हो कि अच्छा एकदम बेसिक कंसेप्ट है, जिस एनर्जी से इधर भाग के आ रहा होगा उतनी एनर्जी तुम ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई कर दो, स्टॉप हो जाएगा। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मिस आप एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स अप्लाई करो। हाँ या नहीं, चल रहे हो यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी है 4 eV, सो मैं उतनी ही एनर्जी, एक बात बताओ, मुझे वोल्टेज चाहिए ना, लेकिन कितना वोल्टेज? तो एनर्जी इन ईवी में कितनी अप्लाई करूं जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, पक्का? विच इज बेसिकली ये ई से ये ई कैंसिल हो गया। मैं वोल्टेज कितना अप्लाई करूं जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना वोल्ट्स। समझ में आ गई बात? कुछ समझता है? उड़ गया क्या? फिर से सुनो, यहाँ सुनो। जितनी स्पीड से भाग रहा है, जितनी एनर्जी से उस तरफ भाग रहा है उतनी एनर्जी तुम सामने से दोगे। काइनेटिक एनर्जी ईवी में है तो वो एनर्जी भी आपने ईवी में ही रखनी है। ईवी में ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ या नहीं? और तुम्हारा पार्टिकल भी जो भाग रहा है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही है। और वी क्यों क्या होगा बताओ? तुम वही अप्लाई कर रहे हो ना रोकने के लिए, वही वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो रोकने के लिए, तो बस इसे वी नॉट कह दिया। ई और ई कैंसिल हो गया, वोल्टेज कितना? 4V, 4 वोल्ट अप्लाई करना होगा। सो आप सिंपल उसमें क्या रखोगे? V नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जितनी काइनेटिक एनर्जी है इन EV। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4.5 eV है, तो कितना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा बताओ? 4.5 वोल्ट्स। बस सिंपल यही है। अच्छा सुनो, लेकिन मान लो, जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया है कि जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बार जो पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल का स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। 2V रहेगा। समझो यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम +2, मतलब इस पे चार्ज कितना है बताओ? 2E का। एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, एनर्जी इन EV। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज ऑन द पार्टिकल, एंड नहीं, वोल्टेज शुड बी अप्लाइड, विच शुड बी अप्लाइड, एंड E क्या है? चार्ज ऑन पार्टिकल। हमारे पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 2E का। सो इससे यहाँ पे हो क्या जाएगा? 2E V नॉट, 2E V नॉट इज इक्वल्स टू, इस बार सेम क्वेश्चन अगर ले 4 EV, सो ये क्या हो जाएगा? E से E कैंसल, डिवाइड बाय 2, V नॉट कितना आया? 2 वोल्ट। जिन बच्चों को बाउंसर चला गया, हर बार आपको करना तो वही है कि जो एनर्जी सामने से अप्लाई करनी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर करनी है, और जो एनर्जी तुम अप्लाई कर रहे हो वो भी ईवी में रखोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी किस यूनिट में है बताओ? ईवी में है। यहाँ ईवी में ई रिप्रेजेंट, स्टार्ट में भी बताया था मैंने, ई रिप्रेजेंट करता है जो पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उस पार्टिकल का चार्ज। यहाँ वाला ईवी तो यूनिट वाला है ना, वो तो फिक्स्ड वैल्यू होता है। हाँ या नहीं बोल? ये जो ईवी होता है वो तो यूनिट है, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन ये वाला ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पार्टिकल घूम रहा है उस पे चार्ज। इस बार कौन सा पार्टिकल घूम रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में? हीलियम +2, विच इज अल्फा पार्टिकल, जिसपे चार्ज 2E का है, तो इसीलिए 2E रख दिया है। समझ में आती है बात? कुछ कॉपी करो।
तो फिर ये तो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल कैसे होगा? अगर सल्फर रहेगा -2 तो फिर वहाँ पे भी 2 ही आ हीलियम प्लस। ई तुम बोल रहे हो ना, ई ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, यू आर सेइंग हाँ पार्टिकल। हाँ, हाँ पार्टिकल। फिर वो काट कुट के फिर वो फिर अल्टीमेटली फाइनल आंसर विल डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी। हाँ हम्म चलो लिखो, थियरी लिखो। इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, it is the minimum negative potential applied from the collector plate so that none of the electron applied from the collector plate so that none of the electron reaches the collector plate. प्लॉट करो, आगे कंटिन्यू करो। प्लॉट काइनेटिक एनर्जी, हो गया ये पॉइंट खत्म। लिखो प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आई, सेकेंड आई कैपिटल आई इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस कैपिटल आई which is intensity, second kinetic energy versus frequency, ठीक है। अभी तो ये तुम्हें लगना नहीं शुरू हुआ है फिजिक्स, आगे के चैप्टर्स में तुम्हें लगेगा मैं सब फिजिक्स ही पढ़ा रहे, जितना फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा जो मैं यहाँ पढ़ाई रहूंगी।
वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, हाँ क्वेश्चन लिखो लिखो। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 384 किलोजूल पर मोल। Determine the threshold frequency. Determine the threshold frequency also calculate the maximum kinetic energy, also calculate the maximum kinetic energy of the photoelectron when a photon of wavelength 155 nanometer, when a photon of wavelength 155 nanometer is striked. काइनेटिक एनर्जी आपको जूल में बतानी है। अच्छा आ गया, लेकिन समझा नहीं है, थियरी नहीं समझी। कैसे नहीं समझा बताओ। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला एनर्जी, हम्म, फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको से वो जो ऐसे कभी नहीं सॉल्व करने का, हमेशा चीज को समझने का। जो चीज निकालनी है पहले उसको लिखने का। निकालना पहला तुम्हारा एम क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? सी बाय लैम्डा। अगर लैम्डा इससे निकाला हमने, एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जूल में होगी, हाँ, हाँ। तो जूल में एनर्जी निकाली मैंने और उसको एच से डिवाइड कर दी, प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ सही है, ये भी सही है। बट ये कैसे काइनेटिक एनर्जी? वो क्योंकि 4 हाँ एग्जैक्टली, 4 और 8 है। 384 किलोजूल पर मोल, ये क्या है? मेटल का वर्क फंक्शन, मतलब 4 ईवी। 4 ईवी लग रहा है एनर्जी रिमूव करने के लिए, और 155 नैनोमीटर स्ट्राइक किया, मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना है? 1240 by 155 विच इज 8 ईवी। तो काइनेटिक एनर्जी आई या नहीं? EP माइनस 5, 4 ईवी। और 4 ईवी को तुमने फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 आया या नहीं? फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, ये देखो इसने डायरेक्ट, ये एक तरीका है। या तो फिर तुम्हें ईवी में पता है 124/0 से लैम्डा करके लैम्डा नॉट निकल जाएगा, सी बाय लैम्डा करके कोई भी तरीके से जा सकते हो। 6.4 इंटू 10⁻⁻19 करो, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, आसान है। पेन रखो और यहाँ ध्यान दो, सबकी पेन नीचे होनी चाहिए। एनर्जी दे रखा, फाई दे रखा है 384 किलोजूल पर मोल। इससे तुमने फाई निकाल लिया ईवी में 384/96, 4 ईवी। अगर तुम्हें पता है कि 4 ईवी क्या है, वर्क फंक्शन है, तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी से वेवलेंथ निकाल सकते हो ना तुम, 12400 बाय लैम्डा करके। इससे 12400 ये हमें पता है ईवी में, डिवाइड बाय 4, इससे लैम्डा नॉट आ जाएगा, क्योंकि ई नॉट पता है ना, 5 पता होगा मतलब ई नॉट पता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी से मैंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लिया, कितना आ रहा है बताओ? 3100 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ, सी बाय लैम्डा नॉट। सो C3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा 3100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करो ये, इसको 3.1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, 3 कैंसिल हुआ, 10⁻15 हर्ट्ज। समझ में आ गई बात?
3.1 को अज्यूम किया है 3, अदरवाइज स्लाइटली कम आता। कोई सदमा नहीं होना चाहिए यहाँ तक, पक्का पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान दो, वर्क फंक्शन 4 eV आ गया है, लेकिन एनर्जी ऑफ द फोटोन तुम्हें पता है 1240/155 कितनी है बताओ, 8 eV। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी आ गई 4 eV। हाँ या नहीं, चल रहे हो साथ में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसे किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो 4 को तुमने किया इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कॉपी करो जिन लोगों ने नहीं किया था।